दोस्तों, अंशिका एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट भाग बताने जा रहा हूँ। कौन सा? प्रीपोजिशन। यानी कि इसके पहले मैं जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच का लाइन बाई लाइन वीडियो डाला हूँ, अगर जो नए हैं इस पर तो वो लिंक में जाकर और सारे वीडियो को लाइन से देख ले ताकि उनको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है, समझते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन यानी कि संबंध वाचक अवयव। अवयव क्या होता है तो देख लीजिए, थोड़ा सा अवयव के बारे में जान लिया जाए। ये हिंदी शब्द में भी आता है। अवयव वह शब्द होता है जिसको लिंग के आधार पे यानी कि किसी भी आधार पे उसको बदला नहीं जा सके। जो शब्द है वही रहेगा, उसमें कोई अंतर चेंज नहीं किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है? लिंग, अवयव कहलाता है ना। अवयव लिंग के आधार पे किसी के जैसे होता है ना कि आदमी का हम औरत भी कर सकते हैं, तो ये इसके आधार पर हम इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रीपोजिशन देखिए। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर और उसी वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ उसके संबंध को क्या करता है? बताता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। एक बार और समझते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, प्रीपोजिशन पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर और उसी वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से उसके संबंध को स्थापित करता है या बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता होगा तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए। एग्जाम्पल में देखते हैं कि द डॉग सिट्स ऑन द रोड। अब यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे प्रीपोजिशन वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, विद्या ज्ञान हो गया, नवोदय हो गया, CHS हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, हर चीज़ में एक बार प्रीपोजिशन पूछा ही जाता है कि करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, तो उसी समझते हैं कि कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डॉग भी हमारा क्या है? नाउन है। द रोड भी हमारा क्या है? नाउन है ना। यहाँ पर दो हमको क्या मिल गया? इस वाक्य में नाउन मिल गया। ठीक है, सीट हमारा क्या है? वर्ब है। सीट हमारा क्या है? वर्ब है। अब इसमें जो हमारा आन है, आन यही तो प्रीपोजिशन है। अच्छा, अब आप कहोगे सर कैसे है प्रीपोजिशन? तो देखिए, ये आन जो है इस नाउन से पहले जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? नाउन से पहले जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है नाउन, इस नाउन से पहले जुड़ा हुआ है और इसका संबंध इससे स्थापित कर रहा है। कैसे? तो देखिए, कह रहा है कि द डॉग सिट्स ऑन द रोड, यानी कि जो कुत्ता है, यानी कि कुत्ता है वो बैठा है। क्या किया है? बैठा है। कहाँ बैठा है जी? रोड पर। अगर हम इस आन को हटा दें तो क्या ये हमारे समय लिखित होगा? नहीं ना। यानी कि पर, कहाँ बैठा है जी? पर, रोड पर। यानी कि यह पर शब्द इस रोड से क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। इस कुत्ते का संबंध रोड से बता रहा है कि वो कुत्ता है लेकिन कहाँ है? रोड पे है, यानी कि सड़क पे है। क्लियर? तो ये हमारा प्रोनाउन प्रीपोजिशन होता है। और ध्यान से देख लीजिएगा, यानी कि फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसी वाक्य के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा देख लिया जाए। ठीक है, तो जैसे अभी देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एट और इन में प्रयोग। किसमें देख लेते हैं? एट और इन में, क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि सर इसका प्रयोग कैसे होगा, एट तथा इन। तो देखिए, इसमें हम चलते हैं एट तथा इन का प्रयोग। ठीक है, तो जब वो वाक्य से पता चले कि किसी छोटे स्थान, कैसा? किसी छोटे स्थान हो गया, निश्चित स्थान हो गया, निश्चित स्थान हो गया, निश्चित समय हो गया, निश्चित समय। ठीक ना। ये अगर छोटा स्थान हो, निश्चित समय हो, निश्चित छोटा स्थान हो,
या निश्चित स्थान हो या निश्चित समय हो, तो इसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एट का। और वहीं जब सेम टू सेम जब बड़ा स्थान हो, बड़ा स्थान और निश्चित स्थान माने निश्चित ना हो, अनिश्चित स्थान या अनिश्चित समय दिया हो, अनिश्चित समय, तो यहाँ पर हम इसके साथ जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे इन का। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे जी? इन का। ठीक है, इन का। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया जाए कि ऐट का प्रयोग कहाँ करते हैं और इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। हम कह सकते ही, चाहे एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, राम लिव्स, राम रहता है। ठीक है, राम रहता है। यहाँ हम गैप देते हैं, लिखते हैं राजेंद्र नगर, चाहे कुछ भी, राजेंद्र नगर। अब फिर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, पटना लिख लेते हैं, पटना। ठीक है, और हम यहाँ पर कहेंगे कि बताइए कहाँ पर एट होगा, कहाँ पर इन होगा। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है? फिलअप करना है कि यहाँ पर एट होगा, कहाँ पर इन होगा। तो अब देखिए, राम लिव्स यानी कि राम रहता है ना जी राजेंद्र नगर में। कहाँ पर? राजेंद्र नगर में। राजेंद्र नगर कहाँ है? पटना में। यानी कि पटना हमारा बड़ा शहर हो गया ना, और इस बड़े शहर में हमारा राजेंद्र नगर एक स्मॉल सिटी हो गई। क्या हो गया जी? विलेज हो गया। क्या हो गया? विलेज। यानी कि पटना में ही राजेंद्र नगर है। तो देखिए, राजेंद्र नगर छोटा स्थान हो गया और ये निश्चित भी है, पटना भी निश्चित है, लेकिन इस स्थान के अकॉर्डिंग पटना में वो कहाँ रहता है निश्चित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे? इनका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐट का। समझ में आया? तो देखिए ध्यान से कि ऐट छोटे स्थान, निश्चित स्थान या निश्चित समय के लिए किया जाता है, और इनका प्रयोग बड़ा स्थान, अनिश्चित समय या अनिश्चित स्थान और अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। अब इसी तरह से हम दे सकते हैं कि देख लीजिए ऐसे कि मोहन लिव्स, और यहाँ कामा लगा देते हैं, मोहन लिव्स बांसडी, और एक दूसरा देते हैं कि रोहन लिव्स अमेरिका। अब यहाँ पर हमें देखना है, कंफ्यूजन में नहीं होना है, देखना है कहाँ पर क्या लगेगा। तो सिंपल सा है कि ये हमारा बांसडी एक छोटा स्थान है इसके तुलना में, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ऐट, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? इन। समझ में आ रहा? तो ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। अब इसके बाद देखिए, इसमें एक और भी आता है। ठीक है, ऑन, ओवर, एबव, इसमें बहुत सारा है, देख ही लीजिएगा। ऑन, ओवर, एबव का देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने ये कैसे यूज होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, चला जाए, ये तीनों का प्रयोग एक ही जैसा है। ठीक ना, ऑन, ओवर, एबव का। ठीक है, देखिए ये तीनों का अर्थ अगर देखा जाए तो से ऊपर होता है, से ऊपर। ठीक ना, से ऊपर, माने इसी के अर्थ में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो अब ध्यान देते हैं हम कि आन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक ना, तो देखिए, आन का प्रयोग तब होता है जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं जी? स्पर्श करते हैं। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आन का। ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो हमारा ओवर है, ओवर का प्रयोग कब करेंगे? जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श ना करें। जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श ना करें। ठीक है, और इसी तरह आते हैं कि एबव का प्रयोग कब करेंगे? ठीक है, तो एबव का प्रयोग तब करेंगे जब दो वस्तु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, माने उनके में जो गैपिंग होगी वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग जब दो वस्तु एक दूसरे से
एक दूसरे से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, ठीक है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो हम देख सकते हैं कि द बुक, एग्जाम्पल देखा जाए इसका, ठीक है, तो कह सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर समझते हैं, ठीक ना, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो किताब है वो टेबल पर है। देख लीजिए ये ऑन लगा है ना टेबल का आगे, और ये बुक है, दो आ गए और ये ऑन यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक ना, तो ये क्या कर रहा है, पर, यानी कि जो किताब है वो कहाँ पर है, टेबल पर है। तो देखिए टेबल पर जब हम कोई किताब रखेंगे तो टेबल के ऊपर वो तो रुकेगा नहीं, टेबल में जरूर स्पर्श करेगा, यानी कि कोई भी चीज़ रखेंगे तो स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा, तो कर रहा है ना। तो जब भी दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हों और एक दूसरे को स्पर्श करते हों तो ध्यान रखिएगा कि पेपर में यही चीज़ समझना होता है, जो वाक्य दिया रहता है जहाँ पर प्रयोग के लिए, ठीक ना, तो वहाँ पर यही चीज़ हमें देखना होता है। अब तो देखेंगे ना कि दोनों एक दूसरे पर रखेंगे तो स्पर्श करेगा, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और इसके साथ साथ कमेंट कीजिए, इससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। अगला ध्यान से देख लीजिएगा कि अगला क्या कर रहा है जी, कि जब दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श ना करें, यानी कि ओवर का प्रयोग कर करें कि जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो बट उस एक दूसरे में स्पर्श ना करें, तब ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए घर में सोते हैं, पंखा ऊपर चलता है ना हमारे सर के ऊपर, तो क्या पंखा हमारे सर में सट के चलता है, नहीं, अगर सर में सटा देंगे तब के बलवा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि मैंने इसका प्रयोग, यानी कि ओवर का प्रयोग तभी हम करते हैं जब जो फैन यानी कि हमारे जो भी वस्तु है एक दूसरे से ऊपर तो हो लेकिन उसमें सटा हुआ ना हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, ओवर का। तो जैसे कह सकते हैं कि द फैन, क्या कह सकते हैं जी, द फैन इज ओवर माई हेड, लिख लीजिए, ठीक ना, कि द फैन इज ओवर माई हेड, यानी कि जो फैन है वो मेरे सर के ऊपर है। अब सर के ऊपर कहने का मतलब क्या है कि पंखा सर पे थोड़ी ना रखते हैं, वो उससे थोड़ी क्या होगी, दूरी पे होगी। तो ऐसे स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, किसका जी, ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला, अब ये एभव में देख लीजिए, क्या बताया, जब दो वस्तु एक दूसरे से बहुत दूर हो, माने एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन उनके में जो दूरी का हो, गैप हो, वो बहुत ज़्यादा हो, कितना हो, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एभव का। जैसे देख लीजिए हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहीं दे देते हैं कि द एरोप्लेन, ठीक ना जी, द एरोप्लेन is flying above the clouds। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि द एरोप्लेन इज ना जी, द एरोप्लेन इज above द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above द क्लाउड्स, यानी कि जो एरोप्लेन है वो क्या कर रही है, उड़ रही है, किसके ऊपर, above द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर। तो बताओ बादल में सट के नहीं, वो बादल से बहुत ऊपर होगी, क्योंकि बादल में चलेगी तो उसका भी जो डायरेक्शन होगा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम above का प्रयोग किए हैं, लेकिन कब ये above का प्रयोग करेंगे, देखिए ये तीनों है ना ऊपर के ही अर्थ में, लेकिन किसका प्रयोग हम कब करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, माने कि जब एक दूसरे से वस्तु का दूरी बहुत ज़्यादा हो तो above का, और जब एक दूसरे से पास में हो यानी कि सटा हुआ ना हो तो ओवर का, और जब एक दूसरे पर सटा हुआ हो, एक दूसरे के ऊपर ही और सटा हुआ हो तो ऑन का, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं इन तथा इनटू, आप भी जानते हैं इन और तथा इनटू का प्रयोग दिखाते हैं हम आपको कैसे किया जाता है। इन तथा इनटू, इन तथा इनटू, ध्यान से देखिएगा, समझिए इन सब तथ्यों को, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह क्या करता है, पूछता है, ये तो दैनिक जीवन में हमारे एकदम स्पेशली वर्क आते हैं, ठीक है जी। तो देखिए इन और इनटू का प्रयोग जब एक साथ किया जाए तो देखिए इन से क्या होता है कि एक निश्चित स्थान का बोध कराया जाता है, एक निश्चित स्थान का बोध कराया जाता है, और इनटू का प्रयोग कब किया जाता है, देखिए इन दोनों का अर्थ में ही होता है, इन दोनों का अर्थ में ही होगा, बशर्ते इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो जब कोई स्थित वस्तु की बात की जाए कहीं पर
तो वो हमारा क्या कहलाता है, इन। और वहीं जब गति परिवर्तन के रूप में किसी चीज़ का प्रयोग किया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनटू। क्या कहलाता है जी, इनटू। माने इसका प्रयोग हम गति में करेंगे और इसका स्थिर में। यानी कि जब कोई वस्तु, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन का प्रयोग स्थिर के लिए यानी कि स्थिर वस्तु के लिए करेंगे। किसके लिए जी, स्थिर वस्तु के लिए। और इसका गतिमान के लिए, गतिमान वस्तु के लिए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीक़ा से देखेंगे तो कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखा जाए, कहा जाएगा कि द फ्रॉग, यहीं पे देखिए समझिए ध्यान से, कह सकते हैं ना कि द फ्रॉग इज इन द वेल। यानी कि देख लो स्थान का बोध कि द फ्रॉग, फ्रॉग माने मेढक, यानी कि जो मेढक है वो कहाँ है जी, कुएं में है। इन से क्या हो रहा है कि वो कुएं में है, यानी कि वो कुआं में स्थिर है, कुएं के पानी में है, वो अपना स्थिर है, ठीक है। कुएं में चला गया यानी कि उस कुएं के अंदर है। बट अगर हम यही कह दें, ठीक है, कि द फ्रॉग, इसी पे देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा जबरदस्त तरीके से। द फ्रॉग आ जंप, क्या करेंगे, जंप, ठीक ना, आ इनटू वेल। अब यहाँ पर देखिए, द फ्रॉग आ जंप इनटू वेल, ठीक ना, जंप इनटू वेल। ध्यान दीजिएगा, अब करेंगे तो मेढक है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक ना, वेल, कुएं में। तो कुएं में अब जंप कर रहा था, देखिए में ही आया है ना यहाँ पर भी, लेकिन जब वो जंप करेगा तो वो गति से जा रहा है, वो स्थिर नहीं ना है। तो जहाँ पर गति का बोध हो जाए वहाँ पर हम इनटू, और जहाँ पर स्थिर माने में ही स्थिर का बोध हो जाए वहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनटू लगा हुआ है और ये गति, जंप करने माने कि गति में आ रहा है ना जी, कूद रहा है, ठीक है, वो स्थिर था। क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं, विथ बाई फ्राम। और भी देख लीजिए, जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपको बता दूँ मैं, विथ बाई फ्राम, ये 3 और कंजक्शन है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, विथ बाई और फ्राम, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इन सबका भी अर्थ से होता है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, से। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसका हम वो प्रयोग करते हैं, ठीक ना जी। तो देखिए समझते हैं थोड़ा सा, विथ आ बाई आ फ्राम, ठीक ना। विथ का प्रयोग तब हम करेंगे जब किसी आर्टिकल से, यानी कि किसी हथियार से, किसी औजार से कोई कार्य किया जा रहा हो। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ ना जी, तो आई राइट विथ पेन, कि मैं पेन से क्या करता हूँ, लिखता हूँ। इन तीनों का अर्थ क्या होता है, से। इससे तीनों का भी अर्थ क्या होता है, से। लेकिन इनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आप ही ये सब्जी काटते होंगे, अरे सेवे काटते होंगे, और वो कुछ काट, केक काटते हैं ना जी, रोड पे खड़ा होकर भी काटते हैं, ठीक है। तो क्या काटते हैं, हाथ से तो काटेंगे नहीं ना, चाकू से ही काटेंगे ना। तो ऐसे स्थान पर जब किसी आर्टिकल द्वारा, यानी किसी औजार के द्वारा हम किसी चीज़ को काटते हैं, माने कोई कार्य करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ। जैसे एग्जाम्पल लीजिए तो देख लिया जाए, जैसे आप ही को कह देंगे कि यू कट द योर केक ना जी, आप विथ किस चीज़ से, तलवार से काटेंगे कि चाकू से। चलिए चाकू से काटा जाए, तलवार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया कि आपने केक काटा किस चीज़ से, चाकू से। तो यहीं पर देख लीजिएगा कि जब कोई आर्टिकल यानी कि कोई कार्य करवाया जाए और तो किसी वस्तु से या औजार से, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का, ठीक है। अब देखिए बाई का प्रयोग क्या कब किया जाता है, ठीक ना, बाई का। तो बाई का प्रयोग ना हम एजेंट या डोनर के रूप में करते हैं। किसके रूप में, एजेंट या डोनर। एजेंट क्या होता है, जब ना हम कर्म पर बल लगाकर सब्जेक्ट के द्वारा ऐसा शो कराया जाए कि सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जैसे आप पूरा पैसिव वॉइस पढ़े हैं, पैसिव वॉइस में देखते हैं ना, वही वाला देख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, समझिए ध्यान से, कि राम, यहाँ पर देख लीजिए, ए मैंगो इज ईटेन बाई राम,
अब यहीं पे देख लीजिएगा इसमें एजेंट कि एक आम को खाया जाता है ना, कि जोर इसी पे दिया जा रहा है, ठीक ना, लेकिन काम किससे करवाया जा रहा है, राम से। तो यहीं पर बाय जो होगा हमारा एजेंट या डोनर होगा, यानी कि जब किसी सब्जेक्ट के साथ ये लग कर किसी कार्य को करवाने के लिए किया जाता है तो यहीं इस चीज़ को हम एजेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी, एजेंट या डोवर, ठीक है। बहुत जगह एजेंट लिख दिया जाता है, बहुत बच्चे कहते हैं एजेंट क्या होता है। तो जब किसी सब्जेक्ट के साथ बाई लगा हो किसी कार्य को कराने के लिए तो वहाँ पर हमारा ये एजेंट कहलाता है। तो देख लीजिए बाई का प्रयोग कहाँ होता है, से, राम से ना जी, आम को खिलाया जाता है, ठीक है। अगला है फ्राम, फ्राम से भी होता है से, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि से क्या, जब किसी चीज़ से अलगाव, जैसे कोई बिछड़ता है तो उससे दूरी होती है, तो अलगाव का जहाँ से बोध होता है, अभी ने बताया था कर्ता ने कर्म से, ये करण के लिए ऐसा कुछ हिंदी में आता है, उसमें आता है से अलगाव, ठीक ना। तो वो सेम चीज़ ये है फ्राम, यानी कि अलगाव का बोध हो ना जी। तो वहाँ पर हमारा किस चीज़ का प्रयोग होता है, फ्राम का होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, द मैंगो, एक एग्जाम्पल दे देते हैं इस पर भी, द मैंगो फेल फ्राम द, कहाँ से, ट्री पर से, मैंने पेड़ पर से गिरी। तो ध्यान दिया लो, तो क्या हो गया यहाँ के, द मैंगो फेल फ्राम द ट्री, यानी कि जो आम गिरा है वो कहाँ से गिरा है, पेड़ से। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेड़ हो गया और यहाँ से हमारा मैंगो हो गया, और ये गिर गया है ना जी, गिर गया है कहाँ से, पेड़ से। तो देखिए पेड़ से बेचारे की क्या हो गई, जुदाई हो गई। क्या हो गई जी, जुदाई, मतलब कि अलगाव, यानी कि जब वो पेड़ से टूट कर गिरेगा नीचे तो पेड़ तो वहीं रहेगा और आम कहाँ चलाएगा, नीचे, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, कम से कम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके आगे मैं और भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के यूज प्रिपरेशन, लेकिन ये मेनली है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और देख लेते हैं, सिंस फार और फ्राम का प्रयोग, ठीक है जी। अब सिंस फार आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, ठीक है, सिंस और फार का प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं, ठीक ना जी। तो देख लीजिएगा, सिंस और फ्राम का, सिंस, फार और फ्राम, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देख लीजिए सिंपल सा, यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग कि कैसे किया जाता है। तो देखिए सिंस, फार तथा फ्राम, इन तीनों को भी एक तरीके से जब एक साथ यूज किया जाए तो कैसे किया जाता है। तो देखिए सिंस का जो प्रयोग होता है वो निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए जी, निश्चित समय, निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, ये जरूर किसी न किसी टाइम को, निश्चित समय को क्या करता है, पॉइंट करता है। जैसे आपको फ्यूचर टेंस में पढ़ाया जाता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कि 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 तारीख से। तो ऐसे शब्द जो किसी न किसी समय को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए ये किसके लिए किया जाता है, जैसे इसमें कैसा आ जाएगा, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, 2 बजे से, 2 जनवरी से 2005 ईस्वी से, इस प्रकार के जब आएगा तो ये होता है, ठीक ना। 2 जनवरी से, मंगलवार से या सोमवार से, ऐसा लिख लेंगे, मंगलवार से, मतलब वही संडे मंडे जो भी हो, मैंने कि जब भी ये निश्चित टाइम को डिनोट करेगा उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, सिंस का। अब अगला चलता है फार। तो देख लीजिए फार का प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग, फार का प्रयोग कैसे किया जाता है। जो फार का प्रयोग होगा इसका प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके प्रयोग करते हैं जी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके, पीरियड ऑफ टाइम। देखिए टाइम माने कि होता है अवधि, यानी कि इसमें निश्चित कोई समय नहीं रहेगा, लेकिन जो भी आप कार्य करेंगे उसमें ऐसा लगेगा ना कि आप वो कार्य बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, माने कि उसमें निश्चित टाइमिंग का बोध नहीं होगा। जैसे कि हो जाएगा 2 घंटों से, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2 घंटों से, कितने घंटों से, 2 घंटों से, वर्षों से, सालों से,
ठीक है जी, मैंने इसमें कोई निश्चित टाइम नहीं कि इतने दिन से, एक ड्यूरेशन दिखा रहा है ना, तो जब भी ऐसा आए तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगला देता है देखिए फ्राम, ये फ्राम का हम प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्राम का प्रयोग हम तब करेंगे जब 2 समय अंतराल दिया रहे, जब 2 समय अंतराल दिया रहे, अंतराल देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 2 समय अंतराल दिया हो तब इसका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे जी? तब इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कह देंगे ही विल स्टार्ट टू हिज बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, माने आज भी का समय है और नेक्स्ट मंथ का भी समय है। ठीक है, उसी तरह से। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझ लिया जाए। ठीक ना, तो देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए एग्जाम्पल सिंस वाला का देते हैं, यहाँ से थोड़ा जगह अभी कम पड़ गया बोर्ड का। कहा जा सकता है ना कि राम हैज बीन रीडिंग सिंस 6 AM। चलिए देखिए 6 AM यानी कि 6 बजे सुबह, यानी कि राम पढ़ता है ना जी 6 बजे सुबह से, राम पढ़ रहा है 6 बजे सुबह से। 6 बजे हमारा क्या है? निश्चित है ना। उसी तरह फार, अगला फार, फार का प्रयोग देख लीजिए कैसे करेंगे। तो सी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 years, यानी कि वो 2 सालों से गा रही है। देखिए 2 साल से, तो इसमें निश्चित नहीं है कि कौन से 2 साल से, ये हमारा ये एक लंबा अवधि का ड्यूरेशन बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये। ठीक है, अब चलते हैं कि फ्राम के लिए एक एग्जांपल आप ले लीजिए, इसको क्यों छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट देख लीजिए, अगर हम ही कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, कि ही विल प्रेजेंट, वह उपस्थित होगा ना जी, ही विल प्रेजेंट, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ लिख दें, चाहे नेक्स्ट ईयर भी कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर। चलिए अगले साल, तो देखिए आज और 1 साल, नेक्स्ट ईयर बोले ना हम, तो यहीं पर देखिए समझिए कि फ्रॉम का प्रयोग कैसे हुआ। तो कहते हैं कि ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, यानी कि आज वो है, और नेक्स्ट ईयर 1 साल, तो देखिए अगले साल, तो अगले साल हो गया ना, तो अगले साल और आज के बीच में हमारे पास समय अंतराल हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल का। तो ऐसे स्थानों पर हम क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला आगे इसमें जो भी कुछ बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो गई है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर ये समझ में आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको उचित ज्ञान पहुँचे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।